नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट की लाइव क्लास में। तो भौतिक विज्ञान की एक और नई रोमांचक क्लास और एक और नया रोमांचक चैप्टर, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर हम आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आज से हम पढ़ेंगे मात्रक और मापन। तो मात्रक और मापन एक पहला चैप्टर है फिजिक्स का, अगर हम देखा जाए तो, है ना। या अगर मैं किताबों के अनुसार बात करूं, एनसीईआरटी वगैरह के हिसाब से बात करूं, तो ये पहला चैप्टर नहीं होता है। एक और चैप्टर होता है जिसको बोलते हैं भौतिक जगत, लेकिन वो चैप्टर बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर होता है। उसमें फिजिक्स के बारे में जो हिस्ट्री है वो थोड़ी बहुत लिखी रहती है, तो वो आप अपने जिज्ञासा के लिए बस वो चैप्टर आप एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी हमें अगर सिलेबस, नीट के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए बेटा, तो पहला चैप्टर जो पढ़ना होता है वो मात्रक और मापन पढ़ना होता है, जहां से वाकई में सवाल आते हैं। तो मात्रक और मापन पहला चैप्टर है ना। यूजुअली लोग इसे ऐसे ही नकार देते हैं तुच्छ कोटि का मानते हुए, लेकिन यार इस अकेले चैप्टर से नीट में 2 सवाल आते हैं, 2 सवाल, और वो दोनों सवाल बहुत ही आसान। बहुत ही आसान कहने का मतलब क्या है कि सर ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको पूरे फिजिक्स से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता है, कोई ज़्यादा फॉर्मूले नहीं लगते, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल आसान से 2 सवाल, 2 नंबर, 2 सवालों में आपको सही कर सकते हो और आप इनमें फ्री फंड के नंबर पा सकते हैं। तो वो 2 सवाल जो है वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो 2 सवाल आएंगे इस चैप्टर से, नीट 2022, 23, 24, 25 जब भी होती रहेगी नीट, है ना। और इस चैप्टर में मैं आपको बहुत सारे कुछ एसपी स्टार सिखाऊंगा, है ना। हम बहुत सारी ट्रिक्स सीखेंगे इस चैप्टर में जो हमें आगे चलकर हमारे पूरे फिजिक्स में काम आएगी। मतलब क्या है सर कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा सीखेंगे जो हमें आगे चलकर हमारे पूरे फिजिक्स में काम आएगा, जिसमें हम फिजिक्स में और भी बेहतर तरीके से फिजिक्स सीख पाएंगे, है ना, और भी बेहतर तरीके से फिजिक्स हम पढ़ पाएंगे। क्योंकि क्या होता है बेटा यूजुअली कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं या फिजिक्स को हम सीखते हैं तो उसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें होती है, अगर इनका ध्यान रखा जाए तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए, ठीक है बेटा। तो इन्हीं सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे और यही सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मात्रक और मापन। तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट में बेटा। गुड इवनिंग सभी को। राकेश बेटा गुड इवनिंग, लक्ष्मी गुड इवनिंग, सना बेटा गुड इवनिंग। हाँ, क्या हाल चाल, खुशी, निकिता, निशा गुड इवनिंग बेटा। पुंजा गुड इवनिंग बेटा। शशि गुड इवनिंग। चलो भैया, हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग सभी को। हाँ, तो भैया हम कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच इंग्लिश बॉय भी आ चुके हैं। हाँ, गुड इवनिंग श्रेया बेटा गुड इवनिंग, ओम गुड इवनिंग, पीयूष गुड इवनिंग, पांचाल गुड इवनिंग बेटा, भूमिका गुड इवनिंग। चलो, तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है वो सब हम समझते हैं, और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आज फिजिक्स को और रोमांचक बनाएंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं, है ना। हम हर बार की तरह एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करेंगे बेटा। मैं पिछले 6 साल से ज़्यादा से फिजिक्स की क्लासेस ले रहा हूँ, बोथ फॉर नीट एज वेल एज IIT। इससे पहले क्लासेस मैंने आकाश इंस्टीट्यूट में ली और लास्ट 2 ईयर से मैं कोटा में क्लासेस ले रहा था, और अभी मैं आप लोगों के बीच हूँ डाउटनेट में, ठीक है। चलिए, तो हाँ, सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, है ना। नीचे लाइक आ जाने चाहिए सभी लोगों के, और साथ ही साथ, है ना, आप अपने दोस्तों को भी ये क्लास जरूर शेयर करें जल्द से जल्द। चलो, तो हमें फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स बेसिकली थोड़ा सा हम समझते हैं कि फिजिक्स में हमें आगे चलकर क्या पढ़ना है, और फिजिक्स हमें आगे कैसा दिखाई देने वाला है। मतलब कि हमें पूरा जो फिजिक्स नीट के लिए पढ़ना है, या 11वीं और 12वीं मिलाकर जो पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे हम, है ना, वह पूरे फिजिक्स में हमें क्या इंपॉर्टेंट बातें पढ़ना होती है, वो सब कुछ मैं आपको एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप देता हूँ।
साथ ही साथ हम ये समझते हैं कि यार हम जो साइंस पढ़ते हैं वह साइंस हम क्यों पढ़ते हैं, वो साइंस में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। ये सब कुछ हम आज की क्लास से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें बेटा, या हम सबसे पहले साइंस की बात करें, हम जैसे बचपन में पहले साइंस पढ़ते हैं, अब ये जो थोड़ी स्टार्टिंग की मैं बातें बताने वाला हूँ, यह जो मूलभूत गणित के बाद में अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो पहला जो चैप्टर होता है जिसमें भौतिक जगत के बारे में बताया जाता है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें मैं आपको बताऊंगा। वो चैप्टर है ना, आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन उस चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होना चाहिए। जैसे उस चैप्टर में कुछ बल के बारे में बताया गया है, कुछ संरक्षण के नियमों के बारे में बताया गया है, वह सब कुछ हमें पता होना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं साइंस की बात करूं बेटा, तो साइंस अगर ऐसा देखा जाए तो साइंस होता क्या है ना। साइंस एक साइंटिया वर्ड से बनता है ना। साइंस किससे बनता है? एक अंग्रेजी शब्द है जिसको हम, जो अंग्रेजी शब्द जो हमारा साइंस है वह एक लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से बनता है। कहां से बनता है? साइंटिया से बनता है। और साथ ही साथ हमें पता है कि हम जो विज्ञान बोलते हैं है ना, संस्कृत भाषा का शब्द विज्ञान तथा अरबी का शब्द इल्म भी इसी अर्थ को व्यक्त करता है, जिसका तात्पर्य क्या है? ज्ञान। तो हमें साइंस में बेसिकली क्या पढ़ना होता है? अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में हम बेसिकली ज्ञान की बातें करते हैं कि हम अपने ज्ञान में वृद्धि कैसे कर पा रहे हैं। अब जैसे जैसे आगे कहानी बढ़ती गई तो साइंस को अलग अलग भागों में तोड़ दिया गया है ना। अभी हम जिन भागों में तोड़ रहे हैं वह 3 ही भाग में तोड़ेंगे। हम तोड़ देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। बायो या बायोलॉजी, बायोलॉजी में आप आगे और 2 चीजें पढ़ सकते हो है ना, जिसको हम क्या कह सकते हैं? बॉटनी और जूलॉजी। अब हम तो ऑब्वियस सी बात है फिजिक्स की बातें करेंगे है ना। देखो 3 बातें होती है, ये आप लोगों को भली भांति रूप से पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है ना, जैसे जिस पे हमें कम ही बात करनी है उससे शुरुआत कर देते हैं। बायोलॉजी सर, बायोलॉजी सर हमसे पूछ रहे हैं, हाँ हम बायो के बच्चे हमसे पूछ रहे बायोलॉजी क्या है। अच्छा, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब क्या होता है ये बताओ, बताओ भैया, बायोलॉजी का मतलब क्या होगा? गुड इवनिंग बेटा अभिषेक। क्लास स्टार्ट कितने टाइम होगा? बेटा क्लास स्टार्ट हो गया है, अभी तक आपको क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है क्या? हाँ भैया बताओ, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। बहुत सही है ना। एक बार की बात है ना, मैंने किसी से पूछा वाटर मतलब क्या होता है, तो मुझे बोलता है जल। तो फिर बोला नहीं नहीं नहीं, वाटर मतलब क्या होता है? तो वो बोलता है मुझे पानी ही। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया। फिर मैं क्या समझूंगा? इससे नहीं पूछना है अब आगे कुछ है ना। मुझे कहाँ मुड़ना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे इधर जाना है, मुझे राइट में जाना है। नहीं 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 नहीं, मुझे समझ नहीं आया। नहीं नहीं, इधर की तरफ जाना। अबे होता क्या है ये मैं पूछ रहा हूं है ना। हिंदी इंग्लिश का अनुवाद नहीं पूछ रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल है ना। हम इसमें ऑब्वियस सी बात है सर, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बायो। बायो मतलब होता है जीव की बातें या लाइफ से रिलेटेड बातें। तो लाइफ से रिलेटेड बातें जो सब कुछ है बायोलॉजी में पढ़ते हैं है ना। तो बायो में 2 चीजें होती है, एक बॉटनी और एक जूलॉजी, जो आप पढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, पढ़ना शुरू भी कर दिया सर हमने तो, बॉटनी और जूलॉजी। साथ ही साथ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा? रसायन विज्ञान जैसे हम बोलते हैं ना। तो रसायन विज्ञान में क्या होता है कि हाँ फिजिक्स ऑल चैप्टर नेम्स भी बताएंगे हम, शांति है ना, एक एक करके समझो ध्यान से। तो रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की बात करें तो बेटा क्या हुआ था, युगों युगों पहले की बात है कि केमिस्ट्री जो है वह एक शब्द होता था, लैटिन शब्द होता है कीमिया है ना। इस शब्द से बना है केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री की जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई थी, तो केमिस्ट्री की जो शुरुआत है वह एक सॉइल होती थी, एक प्रकार की मिट्टी होती थी है ना, जो होती थी जिसमें केमिकल पाया जाता था। तो उसकी स्टडी से है ना, मतलब मिट्टी की स्टडी से शुरुआत हुई एक नए युग की, जिसको हमने बोला केमिस्ट्री, और जिसको आप पूरा पढ़ते हो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेसिकली हम किसकी बात करते हैं सर? केमिकल्स की बातें करते हैं। हम किसकी बातें करते हैं? केमिकल्स की बातें करेंगे पूरे केमिस्ट्री में ना। तो वो कैसे बने वगैरह सब कुछ उसके बारे में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये सब पूरा आप पढ़ते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब फिजिक्स क्या है? हाँ, अब हमें यह पढ़ना शुरू करना है, फिजिक्स क्या है। क्या बोलते हैं, कुछ शेरो शायरी हो जाए, है ना। फिजिक्स क्या है बेसिकली, है ना। अगर फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स कहाँ है और फिजिक्स क्या है? वो सूरज का उगना, वो सूरज का ढलना, वो तारों का टिमटिमाना, वह तेज हवा का चलना, या वह कलकल बहता हुआ पानी, एक पंखे द्वारा दी जाने वाली हवा, या एक ट्यूबलाइट द्वारा दिया जाने वाला प्रकाश, एक चिड़िया की प्यारी सी ध्वनि, या एक कौवे की कर्कश सी आवाज, इन सब में फिजिक्स है। वो इंद्रधनुष का बनना, वो पानी की बूंद का गिरना, या सुबह होना शाम होना, गर्मी होना ठंड होना, इन सब में फिजिक्स है ना। फिजिक्स कहाँ है? फिजिक्स कण कण में फिजिक्स है। जिस चीज के जरिए अगर मैं बात कर रहा हूं, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है ना। किलोमीटरों दूर बैठकर आप अपने घर में, आप कहीं पर भी बैठे हो अपने घर में, है ना, या हो सकता है सर हम बाहर घूम रहे हैं, लेकिन आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो और ये लाइव सुन पा रहे हो आप मुझे, इसमें भी क्या है? इसमें भी फिजिक्स है ना। तो हर चीज़ में इस दुनिया में क्या है? फिजिक्स है। आप अगर किसी भी चीज़ को देखते हैं, है ना, अगर एक छोटी चीज़ को देखता हूं मैं, कि अगर मान के चलो मुझे ये देखना है कि मैं यहां से कितनी दूर जाऊं, आया है, ये दूर जाना भी फिजिक्स है। मुझे उस दूरी को जाने में कितना समय लगेगा, वो भी फिजिक्स है। मैं कितना तेज जाऊंगा, कितना धीरे जाऊंगा, वो भी फिजिक्स है। मैं वहां जाकर कितना थक जाऊंगा, वो भी फिजिक्स है। ये सब कुछ क्या है? यह सब कुछ फिजिक्स ही है ना। मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज है ना। अगर एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है इस दुनिया में, तो जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, उसमें भी क्या है? फिजिक्स है। आप कुछ भी कार्य करते हैं इस दुनिया में, है ना, या आपके आसपास कोई भी मशीन है, वो मशीन क्या कार्य कर दे रही है, उसके पीछे क्या है? फिजिक्स है। आप डॉक्टर बनोगे, आपके पास, है ना, डॉक्टर, अगर आज के ज़माने में आप किसी डॉक्टर से मिलने जाओ तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपको ऐसा कोई देखकर कुछ जादू नहीं कर सकता। डॉक्टर आपको टेस्ट करेगा, आपको थर्मोमीटर लगाएगा, थर्मामीटर से तापमान का मापा जाना भी फिजिक्स है। अगर आपको कोई समस्या होगी तो डॉक्टर आपको टेस्ट लिख कर देगा, डॉक्टर आपको बोलेगा कि ब्लड टेस्ट करवा कर लाओ, ब्लड की टेस्टिंग होने में भी फिजिक्स है। अगर आपके हाथ की हड्डी टूट चुकी है या पांव की हड्डी टूट चुकी है तो डॉक्टर बोलेगा आपको कि एक्सरे करवा कर लाओ, उस एक्सरे में भी फिजिक्स है। अगर आपके पेट में कोई समस्या है तो डॉक्टर बोल सकता है कि आपको अल्ट्रासाउंड करवा कर लाओ, उसमें भी फिजिक्स है। अगर आपके दिमाग में कोई समस्या है तो डॉक्टर बोल सकता है कि इसका MRI स्कैन करवा कर लाओ, उसमें भी फिजिक्स है ना। तो अगर आप डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर बनने के अलावा जो सब कुछ होगा वहां पर, उस सब में फिजिक्स है। ठीक है, तो भैया अब हम इस फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। हम जान तो चुके हैं सर कि कण कण में क्या है? फिजिक्स है। तो अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है सर? तो फिजिक्स की जो उत्पत्ति होती है वो एक वर्ड होता है फ्यूजिस। तो फिजिक्स को परिभाषित कैसे करते हैं? फिजिक्स में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में हम हमारे आसपास जो भी परिघटनाएं हो रही है, तो या तो हम उन परिघटनाओं को जानते हैं, तो उन परिघटनाओं को और बेहतर समझना फिजिक्स होता है। या अगर हमें कोई परिघटना दिखाई दे रही है लेकिन उस परिघटना के बारे में हमें नहीं पता, तो उस परिघटना के बारे में जानना भी क्या है? फिजिक्स है। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स हर जगह है। तो फिजिक्स की बात कर ली है हमने, तो फिजिक्स क्या है बेटा, है ना? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सामान्य तौर पर यूनिवर्स में हो रहे प्राकृतिक परिघटनाओं का विश्लेषण किया जाता है और इन घटनाओं को समझा जाता है। इसमें क्या है? फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स की अगर बात की जाए तो फिजिक्स को हम मोटे तौर पर दो भागों में परिभाषित करते हैं, है ना, या दो चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में तोड़ देते हैं। हम फिजिक्स को दो चीज़ों में तोड़ते हैं। किन किन चीज़ों में तोड़ते हैं सर? फिजिक्स में हम बोल सकते हैं एक माइक्रो फिजिक्स होता है और एक मैक्रो फिजिक्स होता है।
माइक्रो फिजिक्स मतलब सूक्ष्म फिजिक्स, है ना, सूक्ष्म भौतिक विज्ञान। तो सूक्ष्म तौर पर हम किसी चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब क्या हुआ, है ना, मतलब कि हम बातें कर रहे हैं अणुओं की, हम बातें कर रहे हैं परमाणुओं की। सर ये तो केमिस्ट्री होता है, नहीं, वो भी फिजिक्स है ना। तो वहाँ पर जब हम अणुओं की बात करते हैं, हम जब एटम की बात करते हैं, हम जब मॉलिक्यूल की बात करते हैं, हम जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जब हम प्रोटॉन की बातें करते हैं, इसमें भी क्या है, फिजिक्स है। तो ये वाला जो फिजिक्स है होता है, ये माइक्रो फिजिक्स होता है। जो माइक्रो फिजिक्स है, यह आप, है ना, यह आप आने वाले समय में, अभी तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा। बाकी ये वाला जो फिजिक्स है आने वाले समय में क्लास 12th का आखिरी चैप्टर होगा, जो मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। अब जो फिजिक्स की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना, जो हम फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो होगा हमारा मैक्रो फिजिक्स। कैसा फिजिक्स होगा, मैक्रो फिजिक्स। तो मैक्रो फिजिक्स में क्या क्या आता है, देखो यार, क्लास 11th और क्लास 12th का अगर मैं आखिरी के चैप्टर्स छोड़ दूं, तो क्लास 12th के तो वो जो पूरा फिजिक्स है वो मैक्रो फिजिक्स होता है ना। क्या होता है, मैक्रो फिजिक्स। मैक्रो फिजिक्स मतलब कि हम जो वास्तविक फिजिक्स को फील कर सकते हैं, है ना, वह सब कुछ मैक्रो फिजिक्स में आता है। तो मैक्रो फिजिक्स में क्या क्या आता है, एक बच्चा बोल रहा था कि सर फिजिक्स के चैप्टर के नाम लाइन से बता दो। हाँ, तो बिल्कुल फिजिक्स के चैप्टर के नाम हम लाइन से बता देते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फिजिक्स में हमें कौन कौन से सेक्टर पढ़ने हैं, मतलब कि मोटे मोटे तौर पर अगर हम तोड़ना चाहे तो क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स या गतिकी हम बोल सकते हैं, है ना। तो अब गतिकी में भी हमको दो चीजें पढ़नी होगी। मतलब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि वस्तु अगर चल रही है तो उसकी दूरी क्या होगी, विस्थापन क्या होगा, है ना, उसकी वेग क्या होगा, उसका चाल क्या होगा, उस पर बल कितना लगेगा, यह सब कुछ क्या पढ़ेंगे हम, यह सब कुछ मैकेनिक्स के अंदर पढ़ने वाले। इसके अंदर दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स मतलब शुद्ध गति की, और एक होता है डायनेमिक्स मतलब बल गति की, है ना। ये होगा शुद्ध गति की और दूसरा होगा बल गति की। अब इसके अलावा हमें और क्या पढ़ना होगा सर, इसके अलावा आगे चलकर हम फिजिक्स में और भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। हम फिजिक्स में ये देखेंगे कि मैकेनिक्स के अलावा हमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें देखनी होगी सर। जैसे आगे चलकर, यार हर एक चैप्टर का नाम नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, है ना, हर एक चैप्टर का नाम नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर। जो जो इंपॉर्टेंट सी बातें हमें लिखना है या जो जो इंपॉर्टेंट से चैप्टर हमें पढ़ना है, उन सबके बड़े तौर पर नाम लिख रहा हूँ। भैया मैक्रो फिजिक्स होता है, मैक्रो फिजिक्स। चलो, तो यहां पर इसमें हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इसके अलावा हम और क्या क्या पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल फ्लूइड वगैरह पढ़ेंगे। तो वो सब क्या होता है बेटा, वह सब हम मटेरियल के अंदर पढ़ेंगे, या प्रॉपर्टीज या हम गुण पढ़ेंगे किसी भी मटेरियल के, मटेरियल या हम बोल सकते हैं मटेरियल के गुण पढ़ने वाले हैं हम। मटेरियल के गुण पढ़ेंगे, ये सब पूरा अलग चैप्टर होता है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फ्लूइड के गुण पढ़ेंगे, तरल के गुण पढ़ेंगे, हम उसके तापीय गुण पढ़ेंगे, हम ठोसों के यांत्रिक गुण पढ़ेंगे। ये सब कुछ क्लास 11th के आगे जाकर पढ़ेंगे। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सेक्टर होता है क्लास 12th का, जो हम पहला पढ़ने वाले हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। या हम इसे कह सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब इसमें हम क्या कहेंगे, हम इसमें विद्युत और चुंबकीय गुणों की बातें करेंगे, है ना। हम विद्युत और चुंबकत्व की बातें करेंगे। हम यह देखेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक तार में धारा कैसे प्रवाहित होती है, एक बल्ब कैसे जलता है, एक बल्ब कैसे बुझ जाता है, जब एक बल्ब जलता है तो वो कितना बिजली का बिल बनाता है। और इसके अलावा हम यह भी देखेंगे इसमें कि जब एक तार में धारा प्रवाहित होती है तो क्या उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। फिर इसी में हम यह भी देखेंगे कि क्या सर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यह धारा
जो बनी थी पहली बार कैसे बनी होगी, विद्युत धारा प्रेरित कैसे होगी, वो भी हम इसी में जाकर पढ़ेंगे। यह सब कुछ जो है हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाकर आगे कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे। ये कक्षा 12वीं का सबसे बड़े मतलब पोर्शन होगा, इसमें कम से कम 8 से 9 चैप्टर पढ़ेंगे और ये सबसे बड़ा पोर्शन है कक्षा 11वीं का। इसके बाद में कक्षा 12वीं में ही बेटा हम ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी पढ़ेंगे। हम बातें करेंगे ऑप्टिक्स की या हम बातें करेंगे प्रकाशिकी की। अब प्रकाशिकी में हम और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे हम इसमें जो लाइट होती है उसके तरंग की बातें करेंगे कि जो उसके तरंग गुण क्या होते हैं, या इसके अलावा प्रकाशिकी में हम जो किरण प्रकाशिकी होती है जो कक्षा 10वीं में भी काफी बच्चे पढ़ते होते हैं ना, जिनमें 10वीं पास करी उनकी बात कर रहा हूं, तो 10वीं में भी बच्चे पढ़ते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। और ये कक्षा 12वीं में ही हम जाके आगे चलकर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना, या जिसको हमने आधुनिक भौतिक विज्ञान कहा था, जो मैं आपको ये बोल रहा था माइक्रो फिजिक्स पढ़ेंगे हम आगे चलकर। ठीक है, और इसी में आगे चलकर एक और लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आने वाले भविष्य में आपके साथ होने वाला है, ये पूरा फिजिक्स आपके सामने है। ठीक है, तो अभी हम जो चैप्टर पढ़ने वाले वो चैप्टर इन सब के ऊपर आता है, मात्रक और मापन, जो सब में काम आएगा हमें। हम इसमें मात्रक लिखना सीखेंगे, मापन लिखना सीखेंगे वगैरह सब कुछ। हाँ बेटा, यही सारे टॉपिक जेई के लिए भी होते हैं, यही नीट के लिए होते हैं, यही कक्षा 11वीं के लिए होंगे, यही कक्षा 12वीं के लिए भी होंगे, हर जगह चीजें सेम ही होंगी। क्लियर है? चलिए, ये 11th प्लस 12th मिलाकर है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब हमें और क्या करना होगा? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ना शुरू करते हैं अब। ठीक है, हम कुछ बेसिक सी बातें करेंगे यार, है ना। मैं आपको यहाँ पर अब ऐसा जो पहला चैप्टर है हमारा फिजिक्स का, उसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें लिखी हुई है, तो उन थ्योरेटिकल बातों में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने होंगे, जो हमें आगे भी काम आएंगे। ठीक है, तो क्या होता है बेटा कि अगर हम इस पूरे यूनिवर्स की बात करें या हम हमारे आसपास पूरे ब्रह्मांड की बात करें, तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में क्या है सर? फिजिक्स है। हमने आपको बताया कि हर जगह क्या है? फिजिक्स है। तो अब ये जो फिजिक्स होता है ना, ये जो फिजिक्स होता है, अब इस फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है तो वो तो हमने देख लिया, लेकिन इस फिजिक्स को जो चला रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट से नियम होते हैं, है ना, कुछ बेसिक से नियम होते हैं जो पूरे फिजिक्स को चला रहे हैं। एक तरीके से हम ऐसा मान सकते हैं सर, फिजिक्स को चला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पूरे फिजिक्स में जितने नियम बनेंगे, उन सारे नियमों के जो बेस में नियम रहेंगे या कुछ ऐसी बातें जो हर जगह लागू हो सकती है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या होता है बेटा फिजिक्स में? देखो, अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट सी बात बताने जा रहा हूं जो आपको हमेशा आगे काम आएगी फिजिक्स में, या अगर हम हमारी इस दुनिया में बात करें, तो अगर आप ये बेसिक चीजें समझ जाओगे ना, तो आपको आगे ऊपर इमारत बनाने में आसानी होगी। अगर हम बात करें तो दो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें होती है हमारे आसपास। क्या? एक होती है बल और एक होती है ऊर्जा। क्या होती है? दो चीज होती है, एक बल होती है और एक ऊर्जा होती है। तो बल और ऊर्जा पर ही सारी चीजें निर्भर करती है इस दुनिया में। अब अगर हम बल की बात करें तो आपने कहां कहां बल अनुभव किया? अगर मैं ऐसा पूछूं आपसे तो आप बोलोगे कि सर अगर आपने हमें धक्का लगाया तो वो शायद एक बल है, आपने हमें खींचा तो वो एक शायद बल है, पृथ्वी हमें खींच रही है तो वो भी एक प्रकार का बल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, वो भी एक तरह का बल है। तो यहाँ पर यह सारे बल जो है, उन सभी बलों में जितने प्रकार के बल हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं और जितने प्रकार के बल होते हैं, उन बल को हमने 4 कैटेगरी में बांटा है। कितनी कैटेगरी में बांटा है? 4 कैटेगरी में बांटा है। तो उन 4 बेसिक कैटेगरी के बल की बात करूं मैं, है ना, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि यार ये मूलभूत बल है ना, मतलब ये बेसिक बल है। तो अगर मैं बेसिक बलों की बात करूं तो उनमें 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं बल। उनमें जो सबसे पहला बल जो होता है बेटा, वो होता है गुरुत्वाकर्षण का बल। कैसा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण का बल होता है ना। तो गुरुत्वाकर्षण का बल, या हम इन्हें बोल सकते हैं ये हमारे मूलभूत बल है। 4 बल बताऊंगा, 4 बल, है ना। तो उनमें सबसे पहला बल जो है वह गुरुत्वाकर्षण का बल है।
अच्छा, ये मूलभूत बल क्या है सर? मूलभूत बल क्या है? यह मूलभूत बल वह बल है जो फंडामेंटल है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि यह इस दुनिया को चला रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला बल जो इस दुनिया को चला रहा है वो कौन सा है? ग्रेविटेशन बल। अब से मैं जो बोलने वाला हूं वो सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सब सीधा सीधा उठकर नीट में आता है। हमसे ऐसा बोलेंगे कि इस दुनिया में सबसे क्षीण बल कौन सा है, सबसे प्रबल बल कौन सा है, या हमसे इनके अनुपात वगैरह पूछे जाते हैं, वो सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं ना। नीट 2017 का एक सवाल यहां से आया हुआ था। तो यहां पर अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की, तो गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तुम फील करते हो गुरुत्वाकर्षण बल को? क्या कोई है जो गुरुत्वाकर्षण बल को फील कर सकता है? अरे सर, काहे मजे ले रहे हो, ये तो फिरकी लेने वाली बात हो गई। हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है, हम सब गुरुत्वाकर्षण बल को फील कर सकते हैं। हम सब पृथ्वी पर है ना। अब देखो, हमारे बीच में कुछ 2-4 बच्चे ऐसे भी है जो सोचने लग गए थे वाकई में, गुरुत्वाकर्षण बल को मैंने कब फील कर लिया। अरे, गुरुत्वाकर्षण बल को हम हर जगह फील कर सकते हैं, है ना। अगर हम पृथ्वी पर है तो पृथ्वी पर किस बल की वजह से? गुरुत्वाकर्षण की बल की वजह से है। जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, वो किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। मतलब कि हम उन बलों की बात कर रहे हैं जो बल है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में अस्तित्व में हैं। तो सबसे पहला जो है वो ग्रेविटेशनल बल है। अब ध्यान से समझना है ना, ग्रेविटेशनल बल जो होता है वो इस दुनिया में जितने बल है, मैं 4 बल बताऊंगा। एक ग्रेविटेशनल फोर्स पे देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल देखेंगे, एक विद्युत चुंबकीय बल देखेंगे, एक प्रबल नाभिकीय बल देखेंगे और एक दुर्बल नाभिकीय बल देखेंगे, है ना। तो 4 बल देखेंगे। तो इन 4 बलों में जो सबसे पहला बल हम देख रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, यह इन सब में सबसे कमजोर बल होता है। अब सोचो बेटे, अगर यह सबसे कमजोर है और इस सबसे कमजोर चीज ने इस पूरी दुनिया को सेट करके रखा हुआ है, इस कमजोर चीज ने पूरी दुनिया को पकड़ के रखा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड को पकड़ के रखा हुआ है ना। तो ये कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण का बल। सर, आप बोल रहे हो सबसे कमजोर बल है और इसने इतनी खतरनाक तरीके से चीजों को पकड़ रखा है। बिल्कुल, देखो क्या है एक्चुअल में कि यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, गुरुत्वाकर्षण का बल जो है वह लगता बहुत बड़ी बड़ी द्रव्यमान वाली चीजों पर है ना, या लगता जिनके बीच में उनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान बहुत बहुत ज्यादा है। तो भले ही वो बहुत वीक वैल्यू आती है उसकी, लेकिन वह इन सब को एक दूसरे के आसपास घुमा देता है ना। तो वह गुरुत्वाकर्षण बल, इसको डिटेल में आगे चलकर हम पढ़ेंगे। बस अभी के लिए हमें इतना इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे दुर्बल बल होता है ना। गुरुत्वाकर्षण बल कहीं भी, है ना, किन्हीं भी 2 पिंड जिनके पास द्रव्यमान हो, है ना, तो अगर 2 पिंड, है ना, 2 पिंड बहुत बड़े पिंड भी हो सकते, सूर्य पृथ्वी बहुत बड़े पिंड भी हो सकते, या कुछ जो छोटे छोटे पिंड या जो हमें दिखाई तक ना दे, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनका भी द्रव्यमान है, उनके बीच भी गुरुत्वाकर्षण का बल लग सकता है ना, और लगता ही है। तो सबसे बेसिक फोर्स जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, जो उनके द्रव्यमान के कारण लगता है, और ये सदैव कैसा होता है? आकर्षण का बल होता है ना। इसके बाद में यह एक सार्वत्रिक बल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां तुम नहीं वहां पर भी गुरुत्वाकर्षण का बल है ना। सर, हम नहीं कहां पर? हम नहीं मतलब, अरे भैया हम कहाँ हैं? हम तो केवल पृथ्वी पर ही है ना। तो क्या गुरुत्वाकर्षण का बल कहाँ है? गुरुत्वाकर्षण का बल इस पूरे ब्रह्मांड में लग रहा है ना। तो गुरुत्वाकर्षण का बल जो है वो हर 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 जगह है। इसी प्रकार से, है ना, यहां पर अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में और भी इंपॉर्टेंट बातें करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें यह जो बल है वो प्रमुख भूमिका, अगर हम किसी भी प्रकार की चीज़ों की बात करें तो इस बल की भूमिका जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रमुख होती है। और ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है जो बेसिक से पॉइंट्स है आप लोगों के लिए, है ना, कि 2 वस्तुओं में से कम एक वस्तु का द्रव्यमान अधिक हो, केवल तब ही गुरुत्वाकर्षण बल सार्थक होता है ना। तो कुछ छोटे छोटे सी बातें कि अगर मान के चलो कि सर गुरुत्वाकर्षण का बल कौन अनुभव कर सकता है, कब गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू जो है वो ज्यादा हो सकती है। अब अगर मान के चलो 2 वस्तुएं जिनके बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है,
तो अगर मैं बात करूं पृथ्वी की, तो पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है और हमारा द्रव्यमान बहुत कम है। तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल बहुत सार्थक है? बिल्कुल सर, ये सार्थक है। या क्या फील किया जा सकता है? बिल्कुल फील किया जा सकता है। हमारा द्रव्यमान बहुत कम है, हम गुरुत्वाकर्षण बल को बिल्कुल 110% तरीके से फील करते हैं। क्लियर है ना? इसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षी बल होता है ना? ये यार देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन टाइप कर रहे हैं। इसके बाद में है ना सेंटर फोर्स, हाँ बिल्कुल है ना, एक बच्ची बोल रही है सर सेंटर फोर्स होता है, बिल्कुल सेंटर फोर्स भी होता है वगैरह, सब कुछ जो होता है वो डिटेल में एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन एक चैप्टर पढ़ेंगे हम, जिसमें इस बल को पूरा डिटेल में, बल का सूत्र क्या होता है वगैरह सब कुछ देखेंगे, है ना। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल बेसिक सी बातें पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहला बल जो होता है, जो हमें पता होना चाहिए मूलभूत बलों में, वो कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण का बल। इसी प्रकार से दूसरा बल जो होता है ना, ये देखो यार, ये कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हैं। मैं इनमें से जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो विद्युत चुंबकीय बल, अच्छा सर विद्युत चुंबकीय बल कहाँ लगता है और विद्युत चुंबकीय बल के बारे में हम डिटेल में कब पढ़ने वाले हैं? तो विद्युत चुंबकीय बल के बारे में हम डिटेल में कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय बल होता क्या है? यह विद्युत चुंबकीय बल जो हमारे पास आवेशित कण होते हैं उनके बीच में लगता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल लगने के लिए द्रव्यमान होना चाहिए, वैसे ही विद्युत चुंबकीय बल लगने के लिए क्या होना चाहिए? आवेश होना चाहिए कणों के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम, है ना, देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है यार कि आने वाले समय में, है ना, हम जो भी नया बल पढ़ेंगे तो वो बल किस प्रकार का बल होगा, ऐसा सवालों में पूछा जाता है। जैसे आगे चलकर हम पढ़ेंगे घर्षण बल पढ़ेंगे, आगे चलकर हम तनाव बल पढ़ेंगे, तो हमसे पूछा जाएगा कि घर्षण बल, तनाव बल जो है वो किस प्रकार के बल है, ठीक है। तो वो इन चारों में से ही किसी प्रकार का बल होगा जो आगे चलकर हम समझेंगे। इसी प्रकार से क्या होता है, जब आवेश विराम अवस्था में होता है तो इस बल को कूलम नियम द्वारा, है ना, कूलम का जो नियम है उससे यह बल के बारे में दिया जाता है। जैसे अच्छा कोई मुझे बताएगा क्या? देखते हैं किसमें कितना है दम। गुरुत्वाकर्षण बल किसके नियम द्वारा दिया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह किसके नियम द्वारा दिया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया था? ये बता सकता है? अरे बता देना भैया, है ना, मतलब ये तो बताना ही है, बताना ही है। एक बच्चा बोल रहा कूलम, एक बच्चा बोल रहा नूतन ना होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोल रहा हूं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? हाँ, न्यूटन बाबा ने दिया था, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ पर न्यूटन बाबा ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। वैसे ही विद्युत चुंबकीय बल किसने दिया था? कूलम के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। फिर उसके बाद में यार ये सब कुछ आगे चलकर हम चीज़ें पढ़ेंगे कि जब गतिशील होता है, या अगर मान के चलो गतिशील आवेश होता है, तो गतिशील आवेश में जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, है ना, अगर मान के चलो एक आवेश जो है, कक्षा 12वीं के पहले चैप्टर में हम जाकर पढ़ेंगे आगे चलकर कि अगर हमारे पास एक आवेश जो है वो गतिशील है, तो गतिशील आवेश जो होता है ना, वह क्या करता है? वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। साथ ही साथ वह चुंबकीय बल भी आरोपित करता है ना। वो जो अगर एक आवेश गतिमान है तो गतिमान आवेश क्या कर सकता है यार? गतिमान आवेश जो है वह चुंबकीय बल महसूस भी कर सकता है अगर वो गति कर रहा है विवेग से, और उसके बाद में वह किसी और को महसूस भी करवा सकता है, ठीक है। तो यह सब कुछ हम आगे चलकर पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि यहाँ पर, है ना, व्यापक रूप से विद्युत और चुंबकीय प्रभाव अविच्छिन्न है, इसलिए यह, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ है कि अविच्छिन्न है, मतलब कि यह अलग अलग नहीं किए जा सकते, है ना। क्या होता है कि जैसे हमको लगता था कि चुंबकीय प्रभाव मतलब चुंबक से आता है और विद्युत प्रभाव मतलब कि धारा से आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों आपस में एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है। कक्षा 10वीं में एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसमें आपको मोटर के बारे में और जनरेटर के बारे में बताया जाता है। क्या पढ़ा वो किसी ने? क्या किसी ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें जनरेटर और मोटर के बारे में बताया जाता है? कक्षा 10वीं में, हाँ, लेंस का नियम, है ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो यह बताती है कि विद्युत और चुंबकीय प्रभाव जो है वो आपस में मिले जुले हैं, है ना, उनको हम तोड़ नहीं सकते,
उनको हम तोड़ नहीं सकते, है ना। इसी प्रकार से क्या होता है बेटा, यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण के भांति विद्युत बल जो होता है वह भी बहुत लंबी दूरी तक लगता है, लेकिन ये इतना वीक नहीं है ना। यह भी, जैसे अगर मैं गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत कम दूरियों पे लग रहा है, बहुत लंबी दूरियों पे लग रहा है। सो गुरुत्वाकर्षण का बल जो है वो कम दूरी पे भी लग रहा है और बहुत अधिक दूरी पर भी लग रहा है। जैसे हम पृथ्वी के केंद्र से, पास ही है 6400 किलोमीटर दूर हो तुम पृथ्वी के केंद्र से, क्या, हाँ, पृथ्वी का केंद्र जो है वो तुम्हारे नीचे 6400 किलोमीटर है। लेकिन अगर मैं बात करूं चंद्रमा की, पृथ्वी की, सूर्य की और पृथ्वी की, तो बहुत ज्यादा दूर है। वहां पर भी क्या हो रहा है, वहां पर भी क्या मिल रहा है सर, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव मिल रहा है। तो ये बहुत ज्यादा दूरी पर भी लगता है और कम दूरी पर भी लग सकता है। वैसे ही हमारे पास विद्युत चुंबकीय बल भी होगा, है ना। अब लेकिन यहां पर क्या है भैया, यह थोड़ा प्रबल होता है ना, यह अधिक प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण से, इतना क्षीण बल नहीं होता है। साथ ही साथ उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि अगर दो प्रोटॉन है तो दो प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला बल है ना, विद्युत बल होता है। अच्छा यार, तुम्हें ये तो आता है थोड़ा बहुत कि अगर हमारे पास प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है। वैसे नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम पढ़ाएंगे आगे चलकर। तो धनावेशित होता है तो वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। पॉजिटिव जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पक्का सोच लो, आराम से सोच लो। आकर्षित करते हैं, हाँ, बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही बात। अरे मूर्ख, है ना, ये बात कक्षा 10वीं में भी पढ़ाई जाती है, उसके अलावा मेरे को लगता है कक्षा 8वीं में भी पढ़ा देते हैं ये तो, कि पॉजिटिव आवेश होंगे, नेगेटिव आवेश होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना। तो यह आकर्षण का प्रतिकर्षण का बल कैसा है, विद्युत चुंबकीय बल है। तो देखो क्या क्या डिफरेंस वाली बातें हमको बोली जा सकती है। जो विद्युत चुंबकीय बल है वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का बल जो होता है वो सदैव आकर्षण का बल होता है। कैसा बल होता है, आकर्षण का बल होता है, ठीक है। अच्छा, है ना। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट सी बात जो है कि यह हमारे पास आकर्षी तथा प्रतिकर्षी दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण का बल था वो हमेशा और हमेशा आकर्षण का ही होता है। ओके सर, बहुत बढ़िया, मजा आया। और क्या पढ़ना है हमें? अब देखो यार, अब दो प्रकार के और बल होते हैं, एक प्रबल नाभिकीय बल होता है और एक दुर्बल नाभिकीय बल होता है। अब इन दोनों के बारे में, है ना, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक साथ बता देता हूं। इसको हम आगे चलकर मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो हम सारे बल पढ़ेंगे, अब ध्यान सुनना मेरी बात को, है ना। एक इंपॉर्टेंट ऐसी लाइन बता रहा हूं जिससे तुम्हें आने वाले सारे बलों के बारे में पहले ही पता चल जाएगा। हम आगे चलकर जो भी बल पढ़ेंगे, है ना, उनमें से गुरुत्वाकर्षण बल तो तुम्हें अलग से समझ में आ ही जाएगा। अच्छा सर, गुरुत्वाकर्षण बल तो हमें पता ही होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, जो द्रव्यमान के मध्य लग रहा है या पृथ्वी हम पर लगा रही है। इसके अलावा और जो भी बल है, जैसे घर्षण का बल होगा या रस्सी का बल पढ़ेंगे हम, है ना, स्प्रिंग का बल पढ़ेंगे, यह सब कुछ जो है वो हमने जो पढ़ा विद्युत चुंबकीय बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी के अंदर ही आता है। और इस दुनिया में दो और बल बचते हैं जो किसी परमाणु के अंदर लगते हैं। परमाणु के अंदर, तो परमाणु के अंदर तो केवल सर कौन है, परमाणु के अंदर कौन कौन है बताओ भैया, परमाणु के अंदर कौन कौन है? तो सर परमाणु के अंदर एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। और उसके आसपास कौन घूम रहा है? उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य बल लगता है वह कैसा बल होता है? वह जो बल है वो विद्युत चुंबकीय बल ही है। लेकिन सर
इस दुनिया में नाभिक नाम, अच्छा अबे ये तुम्हें ऐसा कोई हवा हवाई तो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या ही पढ़ा रहा है ये मास्टर, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक, ये सब क्या होता है रे बाबा, अपन को तो कुछ नहीं पता, ऐसा तो नहीं कोई सोच रहा है ना। मतलब ये अगर नहीं बताया तो भी तुमको इतना तो आना चाहिए कि प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, है ना, नाभिक क्या होता है, आता है ना सब कुछ तो पक्का। अगर ऐसा लगता है किसी को तो बता दो भैया, हम बताएंगे, चिंता मत करो। ये सब मतलब हम तो इस हद तक गिरेंगे फिजिक्स में तुम्हें पढ़ाने के लिए, है ना, कि पढ़ा कर ही मानेंगे। नाभिक एक अलग से चैप्टर भी पढ़ा देंगे, एक चैप्टर अलग से नाभिक, एक चैप्टर अलग से परमाणु, पूरा चैप्टर भर के परमाणु पढ़ा देंगे, ठीक है, चिंता मत करो, वो सब कुछ भी आगे चलकर पढ़ेंगे। तो अब यहां पर क्या होता है, अगर मैं नाभिक के अंदर बात करूं तो नाभिक के अंदर सर मेरे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो देखो अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना। अब पॉजिटिव प्रोटॉन है और दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, तो इस दुनिया में प्रोटॉन प्रोटॉन क्या थे सर, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। प्रोटॉन प्रोटॉन क्या कर रहे थे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, वो एक दूसरे से नफरत कर रहे थे कि चल जा तू मुझसे दूर हो जा, है ना, नजदीक मत आ जाना मेरे। लेकिन क्या होता है बेटा, इस दुनिया में दो प्यार करने वालों के बीच ये अक्सर होता है। क्या होता है कि पहले तो, है ना, पहले तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही घीन की भावना से दिखते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं चाहिए, नहीं नहीं, दूर कर इसे मुझसे, है ना, मेरे रास्ते में मत आओ, तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन धीरे धीरे जब इनके बीच में दूरियां कम होती है ना, धीरे धीरे इनके बीच में दूरियां कम होती है तो प्यार बढ़ने लगता है। तो क्या होता है, प्यार बढ़ने लगता है। तो वही बात यहाँ पर इसके अंदर हो रही है और इसी को हम क्या बोलते हैं, अरे इंग्लिश बॉय ब्रेकअप नहीं होता, मैं यहाँ मिला रहा हूँ और इंग्लिश बॉय कमेंट कर रहा है ब्रेकअप हो गया। एक काम करो तुम, फिर तुड़वा ही दो इस दुनिया में सब कुछ, है ना, मैं अभी मिलवा रहा हूँ भैया, हम कहानी को शुरुआत कर रहे हैं, उसने कहानी का अंत ही कर दिया, बोले सब ब्रेकअप हो गया, खत्म करो, है ना। क्या बोल रहा था मैं कि अगर चीज़ें पास पास, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन जो है वो चीज़ें नहीं रहे, प्रोटॉन प्रोटॉन, है ना, तुम पता नहीं कहाँ दिमाग लगाओगे, वरना इधर देखो, दो प्रोटॉन प्रोटॉन अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं और बहुत बहुत नज़दीक आ जाए, है ना, बहुत नज़दीक आ जाए, तो क्या होगा, यह पहले एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, बोले नहीं तू दूर जा, तू दूर जा, मेरे रास्ते में मत आए, है ना, मुझे तुझसे नफरत है। लेकिन अगर यह दोनों बहुत नज़दीक आ जाए, बहुत नज़दीक आ जाए, तो क्या होगा, तो भी एक पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो भी क्या होगा, तो भी एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। लेकिन अगर ये बहुत ही नज़दीक आ जाए, है ना, बहुत बहुत ही नज़दीक आ जाए, तो ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता ही है कि इनके मध्य जो प्रतिकर्षण हो रहा था वो अब आकर्षण के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। जो प्रतिकर्षण हो रहा था वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, आकर्षण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि यहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन को वैसे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना था, लेकिन एक दूसरे को आकर्षित करने लग जाते हैं, और यह जिस बल की वजह से होता है उसी बल को हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। बोल तुझे चमका या नहीं चमका? हाँ सर, बहुत जोरों से चमका। क्या कि अगर वो बहुत 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 नज़दीक आ जाए, मतलब कितना नज़दीक आ जाए, 10 की घात -15 मीटर, या एक फर्मी बोलते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं, फर्मी मीटर बोलते हैं। तो एक फर्मी मीटर या एक FM, मतलब इनके मध्य दूरी जो हो जाए वो एक फर्मी मीटर हो जाए, 10 की घात -15 मीटर हो जाए, मतलब इतने नज़दीक आ चुके हैं, इतने नज़दीक आ चुके हैं कि अब इनके बीच की जो नफरत थी वो किस में बदल चुकी है, प्यार में बदल चुकी है। तो यह कब होता है, जब यह होता है 10 की घात -15 पर। अच्छा सर, -15 पर होता है, तो सर क्या यह हर प्रोटॉन के बीच में होता है? हाँ बेटा, यह हर प्रोटॉन के बीच में होता है, यह हर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होता है, और इनका प्रेम इतना घनिष्ठ हो जाता है कि यह एक दूसरे में भेदभाव भी नहीं कर पाते, है ना। मतलब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक दूसरे पर बल लगाना शुरू कर देते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक पे बल लगाना शुरू कर देता है, और न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन पे बल लगाना शुरू कर देता है, और इसके अंदर जो होगा वह सब कोई एक दूसरे पर बल लगाने लग जाते हैं। और ये क्या है, यह हमारा नाभिक है। यह क्या है, नाभिक है। तो नाभिक के अंदर
कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है ना। और यह सब कोई क्या होता है, एक दूसरे पर बल लगाने लग जाते हैं, और इसी बल को हमने क्या बोला, प्रबल नाभिकीय बल। तो यार ये बल कौन सा बल है ना? यह वो प्यार की कहानी है जिसने इस दुनिया को बनाया। इस दुनिया को किसने बनाया? प्रबल नाभिकीय बल। क्योंकि सोच, अगर इस दुनिया में प्रबल नाभिकीय बल नहीं होता तो नाभिक नहीं होता, नाभिक नहीं होता तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे में जकड़े नहीं होते, मतलब अलग अलग प्रकार की धातु नहीं होती, अलग अलग प्रकार के हमारे पास एटम या परमाणु नहीं होते, और हमारे पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। मतलब कि यहां पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही नहीं होता, है ना, कि अगर यहां पर प्रबल नाभिकीय बल नहीं होता तो। आई बात समझ में? तो प्रबल नाभिकीय बल ने ही न्यूक्लियस बनाया, उसकी वजह से ही एटम बना। तो यहां पर क्या हुआ, प्रबल नाभिकीय बल, नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को बांधे रखता है। स्पष्ट है कि बिना किसी आकर्षी बल के प्रोटॉन जो है वो आपस में परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो वह नाभिक जो होता है वो असंतुलित हो जाता। तो इस नाभिक को संतुलित किसने बनाया? इस नाभिक को संतुलित किसने बनाया? सर, इस नाभिक को संतुलित बनाने की क्षमता एक ही रखता है, प्रबल नाभिकीय बल। यह इस दुनिया में सबसे प्रबल बलों में से एक है, ठीक है। और इसी प्रकार से, है ना, इसका परास जो होता है, यह क्या होता है, प्रोटॉन। देखो ये मैं क्या बोल रहा था तुम्हें, मेरी कहानी, अगर मैं फिजिक्स में जितनी कहानियां सुनाऊंगा, हाँ, जितनी कहानियां सुनाऊंगा, अगर वो सारी कहानियां आप बढ़िया तरीके से समझोगे तो आपको चीजें रट जाएगी, आपको चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएगी, है ना। क्या बोला था मैंने अभी बीच में, कि इनका प्यार इतना बढ़ जाता है कि इनको समझ नहीं पड़ता कि न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, एक दूसरे से बराबर प्यार करने लग जाते हैं। तो यहां पर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए समान होता है। इसी प्रकार से इसका परास बहुत कम होता है, और ये किसी भी नाभिक में जो स्थाई या नाभिक जो स्थिर होता है वह किसकी वजह से होता है, या स्थिरता को लेकर आता है, प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है ना। अब इसके अलावा, है ना, इसके अंदर अभी और फिजिक्स में चीजें हुई है। तो फिजिक्स में ऐसा पाया गया है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ऐसा पाया गया। देखो, ऐसा तुमने पढ़ा कि एक परमाणु जो है, परमाणु किससे मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, ये पढ़ा तुमने। लेकिन क्या हुआ कि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, मतलब ये अभी नहीं कि कल परसों कराए, है ना, सालों हो गए इस चीज को भी, कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क्स से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? क्वार्क से मिलकर बने हैं। आया मजा, है ना? ओके सर, बहुत मजा आया। ये किससे मिलकर बने? क्वार्क से। क्वार्क नहीं, क्वार्क्स, QUARKS, क्वार्क्स से मिलकर बने हैं। अच्छा सर, तो क्या तुम लोगों को इस दुनिया में जो प्रबल नाभिकीय बल है उसकी पूरी प्रबल नाभिकीय बल की कहानी समझ में आ गई? क्या मजा आया सभी को? हाँ भैया, जल्दी से थम्स अप कर दो। किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लो यहां तक। तुम्हें पता है क्वार्क्स में भी दो प्रकार के क्वार्क्स होते हैं। अरे भैया, इतनी अंदर तक घुस चुकी है दुनिया, क्या ही बताएं हम। क्वार्क्स जो होते हैं ना, क्वार्क्स में भी दो प्रकार के क्वार्क्स होते हैं। कौन कौन से सर दो प्रकार के क्वार्क्स होते हैं? दो प्रकार के क्वार्क्स होते हैं, एक अप क्वार्क होता है, एक डाउन क्वार्क होता है। एक अप क्वार्क होता है, एक डाउन क्वार्क्स होता है। क्वार्क्स क्या होते हैं? अच्छा, एक बच्चा पूछा क्वार्क्स क्या होते हैं, तो ये बताओ मुझे, प्रोटॉन क्या होता है ना। तो जैसे एटम जो है, एटम के अंदर क्या है बिटिया? सर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, नाभिक के अंदर है। तो उसके भी अंदर क्या है? उसके भी अंदर क्वार्क है ना। हो सकता आने वाले समय में पता चलो उसके अंदर के अंदर भी कुछ है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो। Quarks, what are quarks? Quarks are the subatomic particles that constitute proton and neutron. There are two types of quarks. One is called as up quark and other is called as down quark. Okay? Now don't ask me again what are quarks. Quark क्या होता है सर? देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, कि अगर मान के चलो
अब तुमको कॉर्क ही पढ़ना है ना बेटा। कॉर्क में एक्चुअल में ना 2 टाइप के कॉर्क्स होते हैं, प्लस उनमें चार्ज अलग अलग होता है, 1/3 होता है, माइनस प्लस होता है, ये सब आगे चल के पढ़ेंगे ना। चलो अब क्या होता है कि अगर मान के चलो मेरे पास, अच्छा मेरी कहानी कहाँ से शुरुआत हुई थी, सर प्रोटॉन प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। प्रोटॉन प्रोटॉन क्या कर रहे थे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। अगर मान के चलो यह दोनों जो है वो बहुत 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 पास आ गए, क्या आ गए, बहुत 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 पास आ गए, तो वहाँ पर अगर यह बहुत 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 पास आ गए तो उस चक्कर में ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, है ना। लेकिन तुमने इस दुनिया में जरूर ऐसा होते हुए देखा होगा कि सर दो पहले तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, लेकिन अब वो एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, लेकिन फिर वहाँ पर भी कार्यक्रम गड़बड़ हो जाता है ना, कि वो अगर और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, और ज्यादा नजदीक हो जाते हैं, तो फिर वहां पर कार्यक्रम गड़बड़ हो जाता है। बोला अरे यार कहाँ ही हम इनसे प्यार कर बैठे। तो वही कहानी हुई प्रोटॉन के साथ भी। क्या कहानी हुई कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगा रहे थे जब बहुत पास गए थे, 10⁻⁻15, लेकिन अगर इससे भी करीब आ गए तो वहां पर वो एक दूसरे को फिर रिपेल करने लग जाएंगे, फिर से रिपेल करने लग जाएंगे, और वह जो बल हो जाता है, वह जो बल हो जाता है वो दुर्बल नाभिकीय बल हो जाता है। किसके लिए हो जाता है, दुर्बल नाभिकीय बल हो जाता है ना। हाँ, एक लड़का बोल रहा है बिल्कुल सर ऐसा ही होता है, बिल्कुल पूरा सब पर्सनल एक्सपीरियंस। देखो तो यहां पर ये कितना लग रहा है, 10⁻16 मीटर पर, यह कितना था, 10⁻15 मीटर पर। तो 10⁻15 पर कौन सा था, है ना, 10⁻15 पर जो था प्रबल नाभिकीय बल था। लेकिन अगर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन एक दूसरे और नजदीक आ जाते हैं, और नजदीक आ जाते हैं, तो वहां पर 10⁻16 की कोटि का बल लगने लग जाता है, और वह 10⁻16 की कोटि पर जो बल लगता है वह दुर्बल नाभिकीय बल हो जाता है। ठीक है, अब यार यहां पर यह आगे चलकर हम बीटाशय वगैरह क्या होते हैं ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये बीटाशय वगैरह जब होती है नाभिक के अंदर, तब यहाँ पर दुर्बल नाभिकीय बल लगता है। लेकिन बस हमें अभी के लिए इतना पता होना चाहिए, बहुत बहुत कम दूरी पर लगता है ना। और दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता है, परंतु प्रबल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल से काफी दुर्बल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास मैं बल को देखूं कि सबसे ज्यादा प्रबल बल कौन सा है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल कौन सा है, तो एक बार मैं लिख कर बताता हूं आपको। ये जो आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा प्रबल बल जो होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय बल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे कम जो होता है ना, वह हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ना। उसके बाद में उससे कम जो होता है वह हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स आता है, और सबसे कम जो होता है इस दुनिया में, सबसे कम जो बल होता है वह ग्रेविटेशन बल होता है। क्लियर है। और ये कितना कम कितना ज्यादा है वह भी हम यहां से देख सकते हैं कि देखो ये क्या है, ये आपेक्षित प्रबलता है। कि अगर मैंने बोला कि प्रबल नाभिकीय बल, अच्छा एक सेकंड यार, यहां पे थोड़ा सा इसको इधर कर दो, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहले प्रबल नाभिकीय बल, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। उसके बाद में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, इनके हिंदी में भी नाम लिख लो, इसके नीचे लिख लो प्रबल नाभिकीय बल। उससे जो कम होता है वो विद्युत चुंबकीय बल। उससे कम जो होता है ना, यह प्रबल नाभिकीय बल सबसे इंपॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद में उससे कम जो होता है वह वीक न्यूक्लियर फोर्स या दुर्बल नाभिकीय बल।
और सबसे क्षीण बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जो सबको पता होना चाहिए। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट सी बात यह है बेटा कि यहां पर है ना, कौन किससे कितना ज्यादा प्रबल है और कौन कितना ज्यादा दुर्बल है, यह भी पूछा जाता है ना। और यह बात नीट में सीधे सीधे पूछी गई थी, है ना। उसने बोला था एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर, है ना, उसने बोला था ग्रेविटेशन फोर्स और बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कि विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात पूछा था वहां पर, है ना। तो किस कोटि का होता है वो, तो हम यहां पर देख सकते हैं। देखो ध्यान से समझना इस चीज को। अब अगर मैंने बोला कि प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबल है इस दुनिया में, और उसको बोला कि यहां पर उसकी प्रबलता 1 है, अपेक्षित प्रबलता 1 है, तो विद्युत चुंबकीय बल जो है वो 10⁻², मतलब क्या हुआ कि प्रबल नाभिकीय बल जो है वो 100 गुना ज्यादा प्रबल है विद्युत चुंबकीय बल से। ऐसे ही यहां पर 10⁻13 जो दुर्बल नाभिकीय बल, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रबल नाभिकीय बल कितना ज्यादा मजबूत है, इससे 10⁻13 गुना ज्यादा मजबूत है। और गुरुत्वाकर्षण बल और अगर मैं प्रबल नाभिकीय बल के बारे में बात करूं तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है 10⁻29 गुना कम है। या ऐसा उल्टा बोल सकते हैं कि यहां पर प्रबल नाभिकीय बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻29 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। कितना? 10⁻29 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। तो हमको ये डाटा थोड़ा सा याद होना चाहिए, क्या कि यहां पर अगर हम अनुपात लिख रहे हैं, एक बार मैं अनुपात लिखकर बताता हूं आप सभी को। अगर मान के चलो मैंने अनुपात लिखा, प्रबल नाभिकीय बल का अनुपात गुरुत्वाकर्षण बल से तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? बहुत स्ट्रांग है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो कितने गुणा? 10⁻29 गुणा स्ट्रांग है। कितना? 10⁻29 गुणा, सॉरी 10⁻39 है ना, 39 गुणा ज्यादा स्ट्रांग है ना। मैंने 29 बोल दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। यहां पर 10⁻39 आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं देखूं विद्युत चुंबकीय बल, तो विद्युत चुंबकीय बल 10⁻2 गुणा। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट सी बात जो हमसे पूछी जाती है, वो पूछी जाती है कि विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, इनमें पूछा जाता है। विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात पूछा जाता है बहुत बार, है ना। क्या कि यहां पर अगर हम ऐसा बोलेगा कि जो विद्युत चुंबकीय बल है ना, वो स्ट्रांग है या गुरुत्वाकर्षण बल, तो बोलेगा, हम बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल दुर्बल है और विद्युत चुंबकीय बल जो है वो ज्यादा प्रबल है। तो इनका अनुपात क्या आता है? मतलब विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। तो इसका अनुपात कैसे निकालेंगे यार? ये वैल्यू याद भी रख लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 10⁻29 है और विद्युत चुंबकीय बल जो 10⁻2 है। तो अगर 39 है, तो यहाँ पे 39 है और ये 2 है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 10⁻37 गुणा लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 10⁻37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, चुंबकीय बल बटे में गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। क्लियर है? तो ये 2-3 बल के अनुपात आपको याद होने चाहिए कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद में, है ना, यहां पर यह परास कितना है। तो यार ये याद रखना पड़ेगा हमें कि गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय तो अनंत तक लगते हैं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो दुर्बल नाभिकीय बल है 10⁻16 पर लगता है और प्रबल नाभिकीय बल जो है वो 10⁻15 पर लगता है। कितने पर लगता है? 10⁻16 और 10⁻15 पर लगता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा या किन के बीच लगता है?
तो हमें पता है गुरुत्वाकर्षण बल सर सभी के बीच में लगता है इस विश्व में, जो भी स्थिर पिंड है हमारे पास या स्थायी पिंड है जिनके पास द्रव्यमान है उनके बीच लग रहा है। दुर्बल नाभिकीय बल कहाँ होगा? यह यार यहाँ पर है ना, यह कुछ मूल कण जो है ना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों के बीच में ही लगता है ना, जब जो नाभिक के अंदर है ना बहुत कम दूरी पर है उनके बीच ही लगता है। इसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय बल जो होता है वो आवेशित कणों के बीच में लगेगा, और प्रबल नाभिकीय बल जो होगा वो न्यूक्लियॉन के बीच में लगेगा या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगा। ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, वैसे एनसीईआरटी में भी है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। हाँ भैया, यहां तक किसी को कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी? क्या चमकता है सभी को इतना, है ना? अब हम आज मतलब बेसिकली बिल्कुल आसान सी बातें पढ़ी हमने, है ना। हमने बस ये देखा कि बल वगैरह क्या क्या होते हैं और फिजिक्स क्यों पढ़ना है। इसी प्रकार से फिजिक्स में जैसे 4 प्रकार के हमने बल पढ़े जो फंडामेंटल बल थे, या हम बोल सकते हैं कि मूलभूत बल है, उसी प्रकार से 4 प्रकार के संरक्षण नियम भी होते हैं। अच्छा, संरक्षण नियम मतलब क्या होता है कि जो भी, जैसे हमने बोला ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षित है, मतलब कि ना तो हम नई ऊर्जा कहीं से ला सकते हैं, या ना तो हम किसी से, मतलब अगर मेरे पास एक निकाय है ना, और उसके आसपास वातावरण है, तो वहां से उस निकाय में से या किसी एक सिस्टम में से है मैं ऊर्जा लेकर इधर कर सकता हूं, उधर की ऊर्जा इधर कर सकता हूं। मैं ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकता हूं, ना तो ऊर्जा नहीं बना सकता हूं, है ना। हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 4 प्रकार के संरक्षण नियम परिभाषित करते हैं। 4 प्रकार के संरक्षण नियम, 4 संरक्षण नियम होते, कौन कौन से ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, है ना। देखो अच्छा, इससे ना तुम्हारे दिमाग की बत्ती भी जलेगी थोड़ी सी, है ना, कि हम जो कुछ ऐसा समझते हैं वैसा कुछ इस दुनिया में शायद होता भी नहीं है। पहला होता है ऊर्जा संरक्षण। दूसरे प्रकार का नियम जो होता है वो होता है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण मतलब आवेश क्या होता है? आवेश किससे आता है? आवेश आता है इलेक्ट्रॉन से। तो ना तो हम एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हैं, ना तो हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़कर, या ऐसा मान के चलो कहीं से नया इलेक्ट्रॉन पैदा कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 2-4 इलेक्ट्रॉन लिए, उनसे हमने उनके अंदर कुछ प्रक्रिया वगैरह करी, उससे 10-15 और इलेक्ट्रॉन बन गए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन इस दुनिया में पहले थे आज भी उतने ही इलेक्ट्रॉन है। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तो जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन आज भी है। इलेक्ट्रॉन हमेशा, है ना, जो होंगे संरक्षित होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आवेश संरक्षण होता है, या आवेश संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। इसी प्रकार से 2 और होते हैं, एक होता है संवेग संरक्षण का नियम, और एक होता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो यार अगर मैं यहां पर इन सब की बात करूं तो अच्छा सर, संवेग संरक्षण तो हमने थोड़ा बहुत कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये दोनों आगे चलकर हम फिजिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। आवेश और ऊर्जा मैंने आप लोगों को थोड़ा फील दिलवा ही दिया, है ना। अच्छा, अब इसके अलावा लोगों को ऐसा लगता है, बच्चों को ऐसा लग सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण भी होना चाहिए। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, ये बताओ कि क्या द्रव्यमान जो है वो संरक्षित होना चाहिए? जैसे अगर मान के चलो कि कोई भी एक मेरे पास वस्तु है ना, या मेरे पास एक चॉकलेट का डब्बा है ना, उसमें बहुत बड़ी चॉकलेट है, जैसे पनीर होता ना वैसे, उसमें मैं काट काट के बच्चों को चॉकलेट दे रहा हूं, तो क्या जैसे चॉकलेट का द्रव्यमान है वो संरक्षित होगा? क्या द्रव्यमान संरक्षण नामक चीज इस दुनिया में होनी चाहिए कि सर जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही द्रव्यमान बाद में भी होना चाहिए? क्या ऐसा केमिस्ट्री में हमने कभी पढ़ा है?
है ना। आज सोचना कि क्या हमने केमिस्ट्री में द्रव्यमान संरक्षण कुछ पढ़ लिया गलती से। हाँ, हम तो खा जाते हैं बिल्कुल। क्या हमने केमिस्ट्री में द्रव्यमान संरक्षण कभी पढ़ा कि सर अगर एक अभिक्रिया या एक हमने रिएक्शन लिखी है तो उसमें प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में जो आवेश है वो बराबर होना चाहिए। अच्छा, एक बात सोचना, आज आप केमिस्ट्री में ऐसा कुछ करते हो ना कि अगर मान के चलो लिखा H2 प्लस O2 मिलके H2O बन गया, फिर यहाँ पे सोचेंगे कि सर यहाँ पर 2 O है तो यहाँ पर 2 होने चाहिए, फिर यहाँ पे 2, अच्छा ये हमने इसको बैलेंस कर दिया। ये क्या बैलेंस किया हमने? क्या हमने इसका द्रव्यमान बैलेंस किया कि यार इधर का द्रव्यमान और इधर का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए? तो क्या हमने द्रव्यमान संरक्षण नामक चीज लगा दी? लेकिन फिजिक्स कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण नामक चीज कुछ होती ही नहीं है ना। हमने बोला कि द्रव्यमान संरक्षण नामक कोई चीज नहीं है, द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता। जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा के रूप में बदला जा सकता है और जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान के रूप में बदली जा सकती है। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल ऐसा होता है ना, बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ यस सर, केमिस्ट्री में तो हमने पढ़ा। तो आज बैठकर सोचना है सभी को कि ये जो पढ़ा वो कुछ गड़बड़ था क्या, या हम उसका फील नहीं ले पाए। एनर्जी बैलेंस करिए। अबे एनर्जी नहीं बैलेंस करी है। हाँ, आशु ने बोला सर E = mc² होता है ना। ये क्या होता है कि जो द्रव्यमान है उससे ऊर्जा बनाई जा सकती है, जो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है ना, वह ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है नाभिकीय अभिक्रियाओं में। ठीक है, तो ये सब कुछ हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो आज की कहानी हम इतनी ही रखते हैं, है ना। हमने 4 संरक्षण नियम पढ़े और 4 बलों के बारे में चर्चा करी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी जो हमारे लिए आने वाले समय में हमें काम आएगी। आने वाली क्लास में अब हम मात्रक क्या होते हैं इन पर चर्चा करेंगे, मात्रक की पद्धति क्या होती है इन पर चर्चा करेंगे, विमाएं क्या होती है इन पर चर्चा करेंगे, और इसके अलावा हम विमाओं का विश्लेषण भी सीखेंगे। एक बच्चा बोला सर आपने तो खतरनाक चीज बता दिया है ना। खतरनाक चीज नहीं, सोचो ना यार कि जो भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या है हमारा मकसद। ठीक है, तो ये सब आज आपको सोचना है। तो कल की क्लास में हम शाम को 4 बजे मिलेंगे और 4 बजे मिलकर हम सोचेंगे कि हाँ आपने जो बोला तो वो क्या तुमने सोचा, और तुमने जो सोचा और जो मैंने सोचा क्या वह सोचा हुआ सेम हो गया। तो उस सोचने से हमें पता चलेगा कि हमारी सोच कैसी है। आया समझ में? हाँ, केमिस्ट्री वाले सर को बोलना पड़ेगा क्या? केमिस्ट्री वाले सर को बोलना आज। आकृति क्या हुआ बेटा? हाँ, आज तो ओनली बेसिक ही पढ़ाया है, चिंता मत करो ना। अब कल की क्लास से, है ना, कल की क्लास से हम मात्रक पढ़ेंगे और मात्रक की पद्धतियाँ पढ़ेंगे, फिर हम विमाएं पढ़ेंगे, अलग अलग भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, तो अभी जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। क्लास खत्म होने के बाद में यार नीचे कमेंट कर देना आपको क्लास कैसी क्या लगी, है ना। और इसके अलावा हम कल की क्लास से मात्रक और मापन को फुल ऑन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना बेटा। अच्छा, इसके अलावा एक और छोटी सी बात, जो नए बच्चे हो, अगर कोई नया बच्चा है ना, तो इसके पहले हमने एक चैप्टर पढ़ लिया मूलभूत गणित। तो उस चैप्टर को जाके जरूर देख लेना क्योंकि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा। वो जो मूलभूत गणित चैप्टर है वो हमें अभी मात्रक और मापन में काम नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं सरल रेखा में गति शुरू करूंगा तो उसमें मूलभूत गणित काम आने लग जाएगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई नया बच्चा हमारे बीच में इसने मूलभूत गणित अभी तक नहीं देखा तो उसको जाके एक बार रिवाइज कर ले। क्लियर है बेटा? चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द ही अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।